हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान से इस वक्त की ताजा खबर यह है कि अभी भी इस मुल्क से बाहर निकलने के लिए बेताब लोग किसी भी तरह जान पर खेलकर काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भीड़ है, इसके अलावा बाकी पूरे शहर में सन्नाटा है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के अंदर 10,000 लोग हैं, एयरपोर्ट के बाहर 20,000 लोग हैं। पिछले 8 दिन में काबुल एयरपोर्ट पर 2 बच्चों समेत 20 लोगों की मौत हो चुकी है। कोई स्टैम्पीड में मरा तो कोई गोलीबारी की चपेट में आ गया। हर रोज निर्दोष लोगों का खून बह रहा है। ऐसे मुश्किल हालात, ऐसी दहशत और खौफ के बीच एक अच्छी खबर भी आई है, और यह खबर यह है कि हमारी सरकार, हमारी एयरफोर्स भारतीय नागरिकों के साथ अफगान में मौजूद हिंदुओं, सिखों और मुस्लिम भाई बहनों को रेस्क्यू कर रही है। आज आपको सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको भारतीय फौज पर, एयरफोर्स पर, अपनी सरकार पर गर्व होगा। अफगानिस्तान से जिन लोगों को वापस लाया गया है, उनकी बातें सुनकर आपको लगेगा कि हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है, इसकी सिर्फ बात नहीं होती, हमने उसको करके दिखाया। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से गुरुद्वारों में छुपे अफगानी सिख भाइयों की हालत दिल दहलाने वाली थी, लेकिन अब सिख परिवारों के साथ साथ गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को भी आदरपूर्वक अफगानिस्तान से लाया गया है और पूरे अदब के साथ दिल्ली के गुरुद्वारे में विराजित किया जाएगा। यह सब देखने लायक है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को सबसे पवित्र, सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा सम्मान योग्य माना जाता है, और कितने आदर के साथ उसे लाया गया। ऐसे हालत में जब काबुल एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं, बाहर तालिबान है और अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के फौजी, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर मुल्कों को अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने में दिक्कत हो रही है। जिन अफगानी लोगों को अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अफगानिस्तान से बाहर ले जाने का वादा किया था, भरोसा दिलाया था, जो लोग 20-20 साल से अमेरिकी फौज की मदद कर रहे थे, अब ब्रिटेन और अमेरिका उन अफगानियों से मुंह फेर रहा है। ऐसे वक्त में हमारी सरकार, हमारी फौज वहां फंसे भारतीय लोगों के साथ साथ अफगानिस्तान के लोगों की भी मदद कर रही है। सिर्फ सिखों को नहीं, अफगानिस्तान के हिंदुओं को और अब वहां के मुसलमानों को भी बचाकर भारत लाया जा रहा है। जो लोग कभी अमेरिका के गुण गाते थे, वो अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद भारत की मिट्टी को माथे से लगा रहे हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति को, हमारी फौज को, हमारी इंसानियत के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। भारत सरकार की संवेदनशीलता के आगे नमन कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में बसे करीब करीब सभी सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। इसके इंतजाम किए गए हैं। जितने लोगों ने मदद की गुहार लगाई थी, सबकी सुध ली जा रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, वो हजारों शब्दों के बराबर है। यह तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है, आज की है। ग्रंथियों के सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं। ये ग्रंथी पालकी नहीं निकाल रहे, ये ग्रंथी मजबूरी में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की प्रतिष्ठा, उनके सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें सिर पर बैठाकर अफगानिस्तान के गुरुद्वारे से भारत लाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बसे सिखों ने, हिंदुओं ने भारत सरकार से कहा उन्हें वहां से निकालें। बार बार अपील की। ये वो लोग हैं जिनका जन्म तो अफगानिस्तान में हुआ, ये अफगानिस्तान के नागरिक हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ दिन पहले तक अफगानिस्तान के सिख समुदाय को, हिंदू समुदाय को अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन 15 अगस्त को जैसे ही तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया, उसके बाद से अफगानिस्तान के सिख और हिंदू अपना घर बार छोड़कर गुरुद्वारे में शरण लिए हुए थे। वहां से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगा रहे थे। भारत सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, टाइमली इंटरवीन किया, रेस्क्यू के लिए यूएस आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट किया और फिर इन सभी लोगों को सुरक्षित भारत लाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। पहले 50 सिख और हिंदुओं को एक फ्लाइट से इवैक्यूएट किया गया।
इसी विमान ने अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में मौजूद 3 श्री गुरु ग्रंथ साहब को भी एयरलिफ्ट किया। इसके अलावा एक और प्लेन में 75 और लोगों को काबुल से बाहर लाया गया। वैसे आज जिस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर ग्रंथी श्री गुरु ग्रंथ साहब को लेकर प्लेन की तरफ जा रहे थे, उन्होंने बस के अंदर से एक वीडियो बनाकर शेयर किया। इसमें काबुल की सिचुएशन बताई और ऐसे हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा किया। नमस्ते सर, ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं और थैंक यू आपका बहुत। इस पूरे इवैक्यूएशन के बारे में आज दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन मंजिंदर सिंह सिरसा ने भी जानकारी दी। सिरसा ने कहा कि कई लोगों की उनसे बात हो रही थी, लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। सिरसा ने कहा कि कुछ लोग अब भी वहां फंसे हैं, लेकिन भारत सरकार उन्हें भी जल्दी रेस्क्यू कर लेगी, इसका उन्हें भरोसा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी राहत है। कल 24 लोग आए थे, जिसमें 2 मेंबर पार्लियामेंट भी थे और ये एक ऐसी इस तरह एक मूव है जो कि बहुत चैलेंजिंग समय के अंदर है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सारी सरकार का, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहां से बाहर निकालकर भारत लाए जा रहे हैं और साथ में वहां के नागरिक भी जो अपनी जान के लिए बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि हमारी जानें बचाई जाएं, ये सारे करते परवान गुरुद्वारे में थे और करते परवान गुरुद्वारे से बड़ा सेफली इनको आर्मी की हेल्प से, अमेरिकन और बहुत मुशक्कत से इनको वहां तक पहुंचाया गया है। मैं फिर से एक बार अपने भाइयों का यहां पहुंचने पर स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं भारत की सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बाकी लोग रह गए हैं वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर सेफली भारत लौट आएंगे। असल में मंजिंदर सिंह सिरसा और बहुत सारे अन्य सिख लीडर अफगानिस्तान से आने वाले सिखों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। वो जानते हैं कि अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करना कितना मुश्किल काम है। सिरसा ने आज बताया कि 2 दिन पहले भी इन लोगों को बचाने की, काबुल से बाहर निकालने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब एयरपोर्ट पर हालात काफी खराब हो गए थे। तालिबान और यूएस आर्मी के बीच फेस ऑफ की सिचुएशन आ गई थी और ऐसे हाल में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को टालना पड़ा। लोगों की सिक्योरिटी को इंश्योर करना जरूरी था। अब फिर कोशिश हुई और बड़ी मुश्किल से इन लोगों को काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। ये जो एक इवैक्यूएशन थी, इवैक्यूएट किया गया जिनको, ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क भी था और एक स्ट्रेटजिकली इनके लिए बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। जो उसकी आउटर रिंग है वो तालिबान और लोकल लोगों के कंट्रोल में है, जो इनर है वो अमेरिकन आर्मी के कंट्रोल में है। और यहाँ तक एक बार हालात बने थे कि जो 3 दिन पहले जब रात को इनको 1 बजे एयरपोर्ट ले जाया गया था, उसके बाद पूरे 8 घंटे तक वहीं इंतजार करने के बाद इनको वापस आना पड़ा और वापस में भी 150 लोगों को अलग से ले गए और इनको वापस होटल में एक जगह अलग सेफ जगह रुकवाया। उस दिन ऐसी दहशत का माहौल बना हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर से दोबारा एक ड्राइव की गई। पहली ड्राइव में लोकल एयरलाइन से टाई अप किया गया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर यहाँ से एयरफोर्स का प्लेन वहाँ पे लैंड कराया गया, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इन सभी चैलेंजेस को भारत सरकार करने में कामयाब हुई है। बहुत कामयाब एक सक्सेसफुल मिशन है। मुझे लगता है कि इतना बड़ा अब तक का कोई रेस्क्यू या इवैक्यूएट करने का अब तक का कोई इतना बड़ा मिशन पहले नहीं रहा होगा जितना बड़ा ये है। तो अभी हमारे 150 के आसपास लोग और वहाँ पे हैं। असल में मंजिंदर सिरसा काबुल के जिस गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं उसका नाम करते परवान है। यहां 260 सिख भाइयों ने शरण ली हुई थी। इनमें से आज कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और जो सिख भाई वहां रह गए हैं उन्हें भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। सरकार सारे अफगान सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित रूप से निकालने की कोशिश कर रही है और यहां पर उनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल जो सिख भाई बहन यहां आए हैं उनके लिए रकाबगंज
और बंगला साहब गुरुद्वारों में ठहरने का इंतजाम होगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप न्यू महावीर नगर के गुरुद्वारे में रखे जाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद काबुल में थे। वॉर जोन से उनकी रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई थी। उसी दौरान मनीष प्रसाद काबुल के करते परदवान गुरुद्वारे भी गए थे और वहां मौजूद सिख समुदाय के लोगों से उन्होंने बात की थी। उस वक्त गुरुद्वारे में नरेंद्र सिंह खालसा मौजूद थे, जो अफगानिस्तान में सिख समुदाय के सांसद थे। वो कल ही हिंदुस्तान लौटे हैं। इनके अलावा एक और सिख सांसद अनारकली कौर भी भारत लौटी हैं। आज अनारकली कौर ने काबुल के हालात पर, अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर डिटेल में बात की। मनीष प्रसाद ने जब सिख सांसद को गुरु ग्रंथ साहब को काबुल से भारत लाने वाली तस्वीर दिखाई, इस पर अनारकली कौर ने क्या कहा, यह मैं आपको सुनवाता हूं। जब इस तस्वीर को देखती हैं आप, तो अफगान सिख और अफगान हिंदू कम्युनिटी जो इस समय वहां पर है, क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं इसके? ये दर्द बड़ा तस्वीर है। वो तस्वीर है जो ये दिखाता है कि अफ़गानिस्तान के वो लोग जो हिंदू और सिख है, गैर मुस्लिम है, अब अफ़गानिस्तान को छोड़ते हैं। ये बहुत दर्द वाला तस्वीर है। एक तस्वीर है, उसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं। वो लोग जो अफ़गानिस्तान के असली लोग हैं, ही अफ़गानिस्तान के हिंदू और सिख अफ़गानिस्तान के असली लोग हैं, ओरिजिनल अफ़गान और सिख है। आज हालात ऐसी आया है कि सिचुएशन ऐसा है कि उन्हीं की जान ख़तरे में है और मजबूर है अपने देश को छोड़ जाए। सिचुएशन ऐसी है अफ़गानिस्तान में कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, हर कुछ हो सकता है, हर टाइम, हर समय पे, हर जगह पे हर कुछ हो सकता है। हमारे घर पे आ गए, उन्होंने क्या सलूक किया, मैं तो बिल्कुल हाँ, मेरे भाई उन्हीं के साथ बात किया, मेरे भाई के साथ क्या किया। नमस्ते सर, ये देखो ये गुरु अफगानिस्तान की सिख परिवार की बेटी, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनारकली कौर ने बताया कि 2 बार पहले भी इवैक्यूएट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एयरपोर्ट तक का रास्ता क्लियर नहीं था। तालिबानियों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। किसी तरह तीसरी बार की कोशिश में एयरपोर्ट पहुंच पाए। अनारकली कौर ने बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात तो काबुल एयरपोर्ट पर हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ आधा सच है। हालत इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एयरपोर्ट पर रोजाना 3-4 लोगों की मौत हो जाती है। सिचुएशन ऐसी ही है एयरपोर्ट की कि आप देखते हैं, लेकिन वो जो हम वीडियो में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, डिफरेंट है जो वो हम नज़दीक से देखते हैं। नज़दीक से ऐसी है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। सब लोग, यानी ऐसे ही लोग हैं उनके पास डॉक्यूमेंट है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, कर सकते हैं, यानी पासपोर्ट है, वीज़ा है, या जिन्हें ट्रेवल डॉक्यूमेंट है कर सकते हैं, वो फ़्लाइट लेकर अफ़गानिस्तान को छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही लोग हैं बिना डॉक्यूमेंट, उनकी आईडी कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, लेकिन घर को छोड़कर बच्चे को लेकर कहते हैं कि हमारे खौफ है। हम आम लोग हैं। एक तो वो लोग हैं पॉलिटिकल में थे, मीडिया में थे, वुमेन राइट, ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ थे, वो ये सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत ख़तरा है। लेकिन ऐसे आम लोग हैं कि वो भी ये सोचते हैं कि क्योंकि अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस नेगेटिव थे और तालिबान ज़ोर पर अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, शायद अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो जाए, उन्हीं की जान सेफ नहीं है। सब ये सोचते हैं कैसे अफ़गानिस्तान को छोड़ के आएंगे। हमारे फ़्लाइट जो इंडियन एयरफोर्स के थे 2 बार कैंसल हुआ। एक ही बार के वजह ये थी कि पता नहीं किसी वजह से लैंडिंग को इजाज़त नहीं मिला। दूसरा बार जो हम गए एयरपोर्ट, रास्ता नहीं थे कि हम कैसे वहाँ से निकल कर गेट तक चले, गेट तक रास्ता नहीं थे। हमारे तो सहूलत थे, हम गाड़ी में थे सब, लेकिन रात 12 बजे को सवेरा 10 बजे तक हम वेट किया। मौसम भी बहुत गर्म और बच्चे सब के साथ वो लोग
थे जो मरीज़ थे। मेरे ख़ुद माँ बहुत मरीज़ थे, लेकिन उसी हालात में भी हम बहुत, जब वो मेरी याद आती है लेकिन बहुत बुरा महसूस करती हूँ। लेकिन हमें ये मौका नहीं मिला कि हम फ़्लाइट करें। फिर हम एयरपोर्ट को छोड़कर चले गए। आसपास फायर हर रोज़ 3-4 बंदे का डेथ होता है, बिल्कुल नॉर्मली। ये कहानी है अफगानिस्तान की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उनके परिवार की, उनके लोगों की। अपने नागरिकों को तो सारे देश रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंसानियत के नाते दूसरे देश में फंसे इंसानों की सुरक्षा देना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना, ये भारत ही कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि 1970 से 1980 के बीच अफगानिस्तान में सिखों की आबादी 2.25 लाख के करीब थी। 1990 के बाद सिखों की संख्या तेजी से घटने लगी। सन 1997 में सिर्फ 5,000 रह गए। 2001 आते आते सिखों की आबादी 1,000 रह गई और आज की तारीख में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी कुल मिलाकर करीब 700 है। ज्यादातर सिख अपना घर, अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़कर वहां से निकल गए। ज्यादातर लोग ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे मुल्कों में जाकर बसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान के करीब 18,000 सिख तो भारत में रिफ्यूजी के तौर पर, शरणार्थी के तौर पर रहते हैं। सोचिए ऐसे में जो 700 सिख अफगानिस्तान में बचे थे, वो किन हालात में रह रहे होंगे, किस तरह के जुल्म का सामना कर रहे होंगे। अच्छी बात है कि करीब 200 सिख भाइयों को, बहनों को वहां से वापस लाया जा चुका है और बाकी जो भी आना चाहेंगे उन्हें जल्दी लाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ सिखों को नहीं, अफगानी हिंदुओं को भी हमारी सरकार पूरी सुरक्षा दे रही है। जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना चाहते हैं, उन्हें भारत की सरकार सपोर्ट कर रही है। उनके लिए इवैक्यूएशन का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बीती रात कई अफगानिस्तानी हिंदू नागरिक भारत आए और यह पूरा प्रोसेस यूएस आर्मी और इंडियन एम्बेसी की कोलैबोरेशन की वजह से पूरा हो पाया। काबुल एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स का विमान लैंड करता है और फिर यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट काबुल से लोगों को दोहा में उतार देते हैं। वहां से ये लोग कुछ दिन यूएस कैंप में रहते हैं और फिर एयर इंडिया और कतर एयरवेज की फ्लाइट के जरिए इंडिया आते हैं। कुछ और प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए भी लोग दिल्ली पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज ही 146 पैसेंजर्स अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए हिंदुस्तान आए। इनमें अफगान हिंदू नागरिकों के अलावा वो लोग भी हैं जो काबुल में यूएस एम्बेसी में काम करते थे। इन लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। खासकर अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में तालिबान का खौफ है। ये लोग तो किसी तरह बचकर भारत आ गए, लेकिन उन्हें चिंता है उनके रिश्तेदारों का क्या होगा, उनके परिवार वालों का क्या होगा। उन्हें ये सोचकर डर लगता है। उधर का नागरिक पहले से तालिबान से बहुत डरता है, क्योंकि पहले उन लोग तालिबान से रह चुका है। उन लोगों का व्यवहार, उन लोगों का रूल रेगुलेशन उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तो ज़्यादा बांदा को मैं देखा, मेरा जितना दोस्त लोग था उधर, लोकल लोग जितना दोस्त था, सबको मैं पूछा, सबके साथ बोला जे यूएस था तो अच्छा था, उधर सब दिख से अच्छा था, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ था। अभी उन लोग आया तो ये भी नहीं रहेगा और हम लोगों के ऊपर इतना टर्चर करेगा तो हम लोग इधर रह नहीं सकता है। फिर बोला जो कुछ कंट्री उन लोगों को थोड़ा ऑफर दिया, जैसे कनाडा दिया जो 10,000 लेगा, यूएस दिया जब मैं 20,000 30,000 जितना आएगा मैं उधर लेके जाएगा हमारे कंट्री में, उधर काम देगा। बाहर तो उन लोग नहीं जा सकते हैं, घर में अंदर रहना पड़ेगा। हमारा खुद का दोस्त है मेरा, वो कलकत्ता वाला हमारा आजू बाजू में, उन लोग भी नहीं फंस गया, नहीं निकल पा रहा है। तो मैं बोला बस इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट कर। अभी मेरे ख्याल से जितना इंडियन एम्बेसी बांदा लोग था, हम लोग भी 300-400 बांदा था ना, तो ये रात को 2 बजे 3 बजे तक हम लोगों के साथ था, एयरपोर्ट में लेके आ रहा है। उधर तो डर का माहौल है एक्चुअली। और लोग बोल रहे हैं तालिबान वाले क्या बोल रहे हैं, क्या तालिबान अभी सीधा बात बोल दिया, हम लोग आ गया, रोड में किसी को देखना नहीं मांगता है, घर से बाहर किसी को नहीं मानता है। या स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, ऑफिस बोलो, जॉब बोलो, कोई भी बिजनेस अभी बंद रखना पड़ेगा। इतनी कोशिश के बाद भी अभी तक 590 से ज्यादा लोगों को भारत ने इवैक्यूएट किया है और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी। लोगों का कहना है कि इंडिया और यूएस मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता,
क्योंकि काबुल के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लोगों में डर और दहशत बढ़ती जा रही है। थोड़ा मुश्किल तो मुश्किल ही था, लेकिन यूएस एम्बेसी ने साथ दिया, हमारी एम्बेसी ने साथ दिया, इंडियन एम्बेसी ने कतर में आके काफ़ी साथ दिया। उन्होंने हेल्प करी बहुत ज़्यादा हर जगह में। बस हालात बहुत ख़राब है। काबुल से मैं 15 तारीख को निकला हुआ, 15 को। पूरे 7 दिन का सफर रहा। 7 दिन का सफर कतर में रहा, यूएस एम्बेसी। जब तक आप काबुल में थे किस तरह का माहौल था? तालिबान किस बाहर तरह? तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो लोकल वगैरह होते हैं उनसे पता चलता है कि थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। जितना भी हम लोगों ने किया है सब आर्मी के अंडर में ही किया है। जो यूएस एम्बेसी थी उन्होंने डील करी उनके साथ, क्योंकि जब उन्होंने वो सारा काम वही कर रहे थे, हमको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको यूएस एम्बेसी ने किया है, स्टेट डिपार्टमेंट ने। अभी मैं अफगानिस्तान काबुल कैंप से आ रहा हूँ, नाटो बेस से। क्या था माहौल का वहाँ पे? क्या माहौल तो बहुत डेंजर है वहाँ पर। जो तालिबान है वो पूरा एरिया कवर कर रहा है। जो हमारा बेस नाटो बेस है वो ये पकड़ में नहीं आया उसके। वहाँ पे हॉस्पिटल और जो सारे मौके थे उनको बंद कर दिया गया है। यस सर, सब कुछ बंद कर दिया गया वहाँ से। जो बाहर का मेन डिस्ट्रिक्ट थी, बाहर का शहर था, जो पूरा क्लोज कर दिया गया। सिर्फ बेस ही ओपन था। उधर कब्जा जो हो गया वो तालिबान का हो गया है। पूरा एरिया कवर तालिबान का हो गया है। खौफ का माहौल अभी वहाँ पे खौफनाक है, पूरा डेंजर जोन है। पूरा डेंजर जोन है, सरदार जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान में जो हालात दिख रहे हैं उसे देखते हुए वहां पर सभी जो अफगानी हिंदू हैं उनमें से जो भी आना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित भारत लाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान में सिर्फ 100-125 हिंदू बचे हैं। उनकी सुरक्षा भारत का दायित्व है। अब चूंकि भारत सरकार इस काम में लगी है, इसलिए इस पर हमारे यहां सियासत भी होगी। कुछ नेता इसे सीए से जोड़ेंगे, कुछ पार्टियां सवाल उठाएंगी, कुछ हिंदू मुसलमान का रंग देगी। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भारत अफगानिस्तान से हिंदू और सिखों के साथ साथ अफगानी मुसलमानों की भी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान से लोगों को बचाकर लाया इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जब हिंडन एयरबेस पर उतरा तो उसमें अफगानी मुसलमान भी थे। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा और डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इनमें से कुछ लोगों से मिले, उनसे बात की। एक महिला ने बताया कि जिस वक्त काबुल से भारतीय नागरिकों को अफगान सिखों और हिंदुओं को निकाला जा रहा था, तब वहां तालिबान के लोग भी मौजूद थे। वो एक एक शख्स पर नजर रख रहे थे। लेकिन इसी दौरान उसने तालिबान के फाइटर से हिंदुस्तान जाने की बात की। 4-5 घंटे तक अपील करती रही, तालिबान ने इजाजत नहीं दी। उल्टा घर के एक सदस्य के चेहरे पर कालिख पोत दी और उसके घर को आग लगा दी। इसके बाद जब तालिबानी फाइटर्स चले गए तो ये महिला और उसकी बेटी, इनको रेस्क्यू किया गया। उन्हें भी उसी बस से एयरपोर्ट पहुंचाया गया जिसमें हिंदू और सिख समुदाय के लोग थे। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी 2 पोता में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बदलाव किया। अभी यातनाएं सहनी पड़ी हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और मेरा दामाद जो है उसका बाल कलर किया है, उसको फेस सब अलग ऐसा कलर किया जो उसको पहचाना और उसको मारती है। इसलिए महिलाओं के लिए भी वहाँ पे काफी मुश्किलें हैं। सब के लिए सब वो बोलती नहीं, सब चीज़ ठीक है, आपको पता है जो ये बात जुबान से करती है, पीछे उस तरह नहीं है। तो एयरपोर्ट आने में भी दिक्कतें हो रही थी क्योंकि तालिबान के कुछ लोग आ गए थे और कुछ इस तरह से बातें आ रही थी सामने जब आप एयरपोर्ट। हम इंडियन लोग को बोल दिया कि हमारे साथ मदद कर लो, क्योंकि हम नहीं जा सकते फिर, क्योंकि मैं आप लोग के साथ था गाड़ी में और हम हमारा फोटो सब लिया था। मैं किस तरह दोबारा अपनी घर चलूँ? मेरा घर को जला दिया उन्होंने। थैंक यू, बहुत किया था, थैंक यू। इंडिया भाइयों जो हम तालिबान के पास उसका मदद किया था, उसको बोल दिया मेरा इंडिया लोग जो है मेरा मदद अफगानिस्तान की मदद से आया है, कोई यहाँ कोई आपका मुश्किल नहीं इस इंडिया के साथ। फिर भी इंडिया लोग हमसे बहुत मदद किया। थैंक यू। हमारे लिए, भारत के लिए हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ये सब बात की बात है। सबसे पहले इंसानियत है और हमारी एयरफोर्स ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने यही जज्बा दिखाया है।
और यह जज्बा दुनिया भर में भारत की पहचान है। अमेरिका ने मौका देखकर, अपना फायदा देखकर चुपचाप अफगानिस्तान से निकल जाना बेहतर समझा। तालिबान ने बंदूक के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा करना बेहतर समझा। तालिबान अफगानिस्तान लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बदल गया है, अब नया तालिबान है। लेकिन अफगानिस्तान के लोग जो देखते हैं, जो बताते हैं, उनका जो अनुभव है, उसके बाद कोई तालिबान पर यकीन करने को तैयार नहीं है। वैसे भी तालिबान किसी नियम, कानून, कायदों को नहीं मानते, वो सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं। इसलिए अफगानिस्तान के लोग जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं, वरना कौन अपना मुल्क छोड़कर जाना चाहेगा। अफगानिस्तान में कुल 34 प्रोविंस हैं। 33 प्रोविंस पर अफगानिस्तान का कब्जा है। सिर्फ एक पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं है। यहां नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और तालिबान का मुकाबला कर रहा है। तालिबान की फोर्सेस ने, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर लिया है। यह वही इलाका है जहां अमरुल्लाह सालेह ने अहमद मसूद के साथ मिलकर रेसिस्टेंस फोर्स तैयार की है। अमरुल्लाह सालेह 15 अगस्त से पहले तक अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन अशरफ गनी के मुल्क छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है। तालिबान के खिलाफ नया फ्रंट खोला है और इसी फ्रंट ने शुक्रवार को बगलान प्रोविंस के 3 जिलों पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन अब तालिबान का दावा है कि उसने इन जिलों को फिर से कैप्चर कर लिया है। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि उसने अब बगलान के अंदराब जिले में स्ट्रेटेजिक पोजीशन हासिल कर ली है और वहां से 50 से ज्यादा तालिबानियों को मार डाला है, जबकि 20 उनके कब्जे में है। अमरुल्लाह सालेह का दावा है कि रेसिस्टेंस फोर्स ने सलाग हाईवे को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन तालिबान का कहना है कि यह हाईवे उसके कब्जे में है। तालिबान की तरफ से यह भी कहा गया कि उसने पंजशीर तक जाने वाले सभी रास्तों पर कंट्रोल कर लिया है और आने वाले दिनों में और ज्यादा लड़ाके वहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि पंजशीर के लीडर अहमद मसूद ने कहा कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन अगर रास्ता निकालने के लिए बातचीत होती है, नेगोशिएशंस होते हैं, तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। इस बीच तालिबान ने आज अमेरिका को भी धमकी दी। तालिबान ने कहा कि अमेरिका को 31 अगस्त तक अपनी बची खुची फौज काबुल एयरपोर्ट से हटानी होगी। अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो फिर अमेरिका को इसके अंजाम भुगतने होंगे। तालिबान की तरफ से कहा गया कि डेडलाइन को आगे बढ़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। असल में इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से पर फ्लाइट ऑपरेशनल एरिया पर यूएस और नेटो फोर्सेस का कब्जा है। एयरपोर्ट पर अमेरिका के साथ ब्रिटेन समेत कुछ और मुल्कों की फौज मौजूद है, जो अपने अपने देश के नागरिकों को इवैक्यूएट कर रही है। अमेरिका का कहना है कि वो 30,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल चुका है। 31 अगस्त तक उसका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि अमेरिका को लोगों को बाहर निकालने की डेडलाइन एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर निकालना है। कल होने वाली G7 देशों की वर्चुअल समिट में बोरिस जॉनसन ये मुद्दा जो बाइडेन के सामने रख सकते हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पर अमेरिका के 6,000 सैनिक मौजूद हैं, जो अपने नागरिकों के साथ अफगानिस्तान के नागरिकों को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन तालिबान का कहना है कि अमेरिका के लिए इस शांति समझौते के लिए एक डेडलाइन सेट है, इसे किसी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। If the US or the UK wanted to extend the 31st of August deadline in order to continue evacuations out of the country, would you agree to that? No. Why not? This is something you can say it's a red line. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. So if they extend it, that means they are extending occupation. While there is no need for that, I think it will deteriorate the relation, that will create mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. ये सवाल जो बाइडेन से भी पूछा गया कि क्या 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैनिक मौजूद रह सकेंगे। इस सवाल को लेकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि उनका मकसद
हर अमेरिकी को सुरक्षित वापस लाना है। What I'm not going to do is talk about the tactical changes we're making to make sure we maintain as much security as we can. We have constantly, how can I say it, increased rational access to the airport where more folk can get there more safely. It's still a dangerous operation, but I don't want to go into the detail of how we're doing that. And will the Taliban agree to an extension past August 31st? Have you discussed that with them? We've discussed a lot with the Taliban. They've been cooperative in extending some of the perimeter. That remains to be seen whether we ask that question. अब खबर यह मिली है कि तालिबान ने एयरपोर्ट पर अपने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है, सिक्योरिटी पैरामीटर को बढ़ा दिया है। स्पेशलाइज्ड वेपन्स के साथ तालिबान के कमांडोज अब एयरपोर्ट पर भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन तालिबान का खौफ इतना ज्यादा है कि अफगानी लोग एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को अमेरिकी सैनिकों के हवाले कर रहे हैं। खबर यह मिली कि अमेरिका ऐसे 180 बच्चों को अपने साथ ले गया है। इन बच्चों की देखभाल फिलहाल अमेरिकी फौज कर रही है। काबुल एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे पूरी दुनिया परेशान है। जो लोग अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं, वो अपने रिश्तेदारों के लिए फिक्रमंद हैं। ऐसे लोगों ने आज दिल्ली में यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया। अफगानी लोगों को रिफ्यूजी स्टेटस दिए जाने की मांग की। अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि तालिबान से कोई भी उम्मीद करना बेमानी है, बेकार है, क्योंकि तालिबान के राज में औरतें और बच्चे महफूज नहीं रह सकते। तालिबान कह रहे हैं अफगानिस्तान में वो सबकी मदद करेगा, महिलाओं का करेगा। नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। गिरगिट जो अपने रंग बदलती है, वैसे तालिबान भी अपना रंग बदलती है, कुछ भी नहीं करती है। हर घर में घुस के तालिबान महिलाओं को और अभी लड़कों को निकालती जहाद के लिए, तो हम कैसे जा सकते? ये छोटे बच्चे ये जा सकते, इसके फ्यूचर खराब नहीं हो रही है। सबको डर है, सबको डर है। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, इंडिया की गवर्नमेंट का उसके लिए भी हेल्प कर दो हमारे लिए, जो हम यहाँ पर है। हमारे पूरा फैमिली वहाँ पे फंसी हुई है, पर हम लोग खुद के डर के लिए यहाँ पे आया। क्या कह रहे हैं हम लोगों को कुछ नहीं बोलते, वो तो फंसे हुए सारी जगह से बंद है। कुछ हमको बचा ले, बस ये चाहते हैं कि उसको बचा ले, ये बोल देंगे। मगर हम अगर अपनी फैमिली इधर लाएंगे, वो क्या करेगा इधर? हमारा हालत देखो, वो आके हमारा हालत से बदतर होगा। यार हमारा आवाज नहीं सुनते, फैमिली उधर है, सारा उसको हमारा भैया सारा खतरा में जवान बीती था, वो उसको बोला था हर अभी आ रहा है, भेज देंगे, घंटा आ रहा है। सारा रात उसको सोती नहीं, जवान बीती, उसका खतरा था। निकालते उसके साथ क्या करते? हमारा सारा मोबाइल में सारा दिखाते कि कितना बीती उसको निकालते घरों से। भारत के सामने चुनौती बड़ी है। एक तो सबसे पहले हमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाना है। वहां भारत की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में बसे हिंदू और सिख भाइयों की गुहार सुननी है, उनकी मदद करनी है। इंटरनेशनल सिचुएशन और बदले हुए हालात के हिसाब से एक डिप्लोमेटिक प्लान भी तैयार करना है। उस पर अपने देश की आंतरिक सहमति बनानी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। सिर्फ काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के कब्जे में है। इसलिए वहां फंसे भारतीयों को पहले तालिबानियों से बात करके सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचाना है, और इसके बाद जल्दी से जल्दी अपनी फ्लाइट को शेड्यूल करके वहां से टेक ऑफ करना है। यह और भी मुश्किल काम है, क्योंकि अमेरिका समेत ज्यादातर देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने की चलती में है। इसलिए इस वक्त एक एक नागरिक को सुरक्षित लाना बहुत मुश्किल का काम है। सारे देशों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय, एयरफोर्स साथ मिलकर यह काम बखूबी कर रहा है, और इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अब भारत सरकार इस मामले में सभी विरोधी दलों के साथ बात करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर विचार करने के लिए 26 अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इससे पहले पार्लियामेंट में सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी। इस ब्रीफिंग को पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट करेगी, और इस मामले में सभी दलों की सहमति इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बदले हालात का फायदा उठाने की कोशिश में लग गया है। तालिबान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान की जेलों से रिहा हुए पाकिस्तानी आतंकवादी
अब वापस टेररिस्ट कैंप्स में पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की घर वापसी का जश्न हो रहा है। भारत के खिलाफ अफगानिस्तान में दो बड़े डेवलपमेंट हुए। पहला, कंधार में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर की तालिबान के टॉप लीडर से मुलाकात, और दूसरा, तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को रिहा कर दिया। अब ये दहशतगर्द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच गए हैं। जैश के कमांडर्स की घर वापसी का जश्न हो रहा है। खुलेआम फायरिंग हो रही है। काबुल की जेल से छूटने के बाद जैश के आतंकी पीओके के रावलकोट पहुंच गए। रावलकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप में इन आतंकियों का जबरदस्त वेलकम हुआ। इस वीडियो में जिस आतंकी का स्वागत किया जा रहा है उसका नाम वकार है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद आईएसआई ने तालिबान से बात करके वकार को काबुल की जेल से निकलवाकर रावलकोट तक पहुंचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तालिबान के झंडों के साथ आतंकवादियों की गाड़ियों का काफिला पीओके में एंट्री कर रहा है। इस तरह काबुल जेल से छूटने के बाद जैश के कई आतंकवादी पीओके के रावलकोट और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पहुंच चुके हैं। और भारत के लिए चिंता की बात है कि तालिबान के लीडर्स जैश ए मोहम्मद के कमांडर के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। पता यह लगा कि 3 दिन पहले जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर ने तालिबान के टॉप लीडर से मुलाकात की। अब्दुल रऊफ अजहर की कंधार में तालिबान के नेता मुल्ला याकूब के साथ मीटिंग हुई और यह मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर हो या फिर मुल्ला याकूब, दोनों अपने अपने संगठनों में बड़े रोल में हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस में हैं। मुल्ला याकूब तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है और इस वक्त तालिबान की मिलिट्री विंग का कमांडर है। अफगानिस्तान में तालिबान के ताजा अभियान को मुल्ला याकूब ने ही लीड किया। वो तालिबान के चीफ मौलवी हैबतुल्ला अखुनजादा और नंबर 2 अब्दुल गनी बरार के बाद तीसरे नंबर का लीडर बन गया है। इसलिए जैश ए मोहम्मद के कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर से उसकी मुलाकात के काफी मायने हैं। इस बात में किसी को अचरज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेगा। जैश ए मोहम्मद जैसे दहशतगर्दों के ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ी हिम्मत देगा और ज्यादा सपोर्ट देगा और इनका हौसला बढ़ेगा। पाकिस्तान का तालिबान पर कितना असर है यह भी कोई सीक्रेट नहीं है। तालिबान की लीडरशिप में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की आईएसआई ने पाल पोस कर बड़ा किया है। इसीलिए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जिहाद के लिए किया जाएगा। कश्मीर वैली में भी इसका असर दिखाई देगा। जो लोग अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को अमेरिका की शिकस्त मानते हैं उनके हौसले और भी बुलंद होंगे। और भारत के लिए चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि पाकिस्तान की आड़ में चीन अफगानिस्तान में अपने पैर जमाने की कोशिश करेगा और भारत की मजबूरी है कि अगर उसे तालिबान पर प्रेशर बनाना है, चीन और पाकिस्तान को रोकना है, तो भारत को रशिया और ईरान की मदद लेनी पड़ेगी और ऐसी मदद काफी महंगी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सब टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म है। जिस तरह से तालिबान कई कबीलों में बटा हुआ है, उनमें आपस में झगड़े होते देर नहीं लगेगी। आज अफगानिस्तान को लेकर भारत की पोजीशन चाहे कमजोर दिखाई दे रही हो, लेकिन ऐसा ज्यादा देर नहीं रहेगा। चीन और पाकिस्तान भी तालिबान के कैसे ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। जैसे एक बार रशिया ने और एक बार अमेरिका ने मुंह की खाई है, इनको भी परेशानी होगी। और जिस तरह से नॉर्दर्न अलायंस के मजबूत होने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से वो तालिबान को शिकस्त दे रहे हैं, उससे भी भारत को ताकत मिलेगी। नॉर्दर्न अलायंस से भारत की दोस्ती काफी पुरानी है। अमरुल्लाह सालेह ने पंची वैली में मोर्चा संभाला हुआ है। जाहिर है तालिबान के खिलाफ जंग में उन्हें कुछ दोस्तों की मदद की जरूरत होगी। अगर लॉन्ग टर्म सोचे तो भारत को इन फाइटर्स की मदद करनी चाहिए। तालिबान को इस्लामिक जिहाद के नाम पर झंडा उठाने से रोकना जरूरी है,
ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। लेकिन फिलहाल भारत को अलर्ट रहना होगा। अच्छी बात यह कि हमारे देश में एक मजबूत सरकार है जो कड़े फैसले लेने से डरती नहीं है। हमारी फौज किसी भी तरह की दहशतगर्दी को कुचलने में सक्षम है। और नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा था, जो आतंक के बलबूते पर साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है वो कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी भी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को, इंसानियत को दबा कर नहीं रख सकती। मिल रही है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेसी ऑपोजिशन के रोल में भी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और इस बार कैप्टन को एक बड़ा मौका मिला है। असल में नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह और प्यारेलाल गर्ग ने इंदिरा गांधी, कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर अजीबोगरीब बयानबाजी की। कैप्टन ने कहा कि ये दोनों खुद को सिद्धू को सलाह देने तक सीमित रखें। जिन चीजों की जानकारी नहीं है उन पर मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। कैप्टन ने कहा इस तरह के बयानों से पंजाब और भारत में शांति का माहौल खराब हो सकता है। और कैप्टन के बाद मनीष तिवारी भी बोले। पंजाब के आनंदपुर सीट से कांग्रेस के एमपी मनीष तिवारी ने कहा कि जो शख्स कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता उसे कांग्रेस तो छोड़िए, भारत में भी रहने का हक नहीं है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत को इस तरह की बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? अगर इस तरह का बिल्कुल बेतुका बयान आता है तो ये उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों की शहादत है, ये उसके ऊपर खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं श्री हरीश रावत जी, इसको बड़ी गंभीरता से अपने संज्ञान में लेंगे। असल में इस विवाद की जड़ क्या है, मालविंदर सिंह और प्यारेलाल गर्ग ने ऐसा क्या कहा था, ये मैं आपको बताता हूं। मालविंदर सिंह माली ने 1989 में जनतक पैगाम नाम की मैगजीन में छपे एक स्केच को अपने फेसबुक की कवर फोटो बनाया है। यह स्केच इस मैगजीन में उस वक्त पब्लिश हुआ था जब मालविंदर माली ही इस मैगजीन के संपादक हुआ करते थे। 32 साल पुराने स्केच में श्रीमती इंदिरा गांधी को इंसानों की खोपड़ियों वाली स्कल्स में खड़ा दिखाया गया है। उनके हाथ में एक बंदूक है जिसकी नोक पर एक इंसानी खोपड़ी लगी है और उनके पीछे खोपड़ियों का ढेर है। और स्केच के साथ जो कैप्शन है उसमें लिखा गया है, हर जुल्म करने वाले की यही कहानी है, आखिर में उसे मुंह की खानी पड़ती है। मालविंदर सिंह माली ने इस स्केच को अपने फेसबुक अकाउंट से हटाया नहीं है और इसके बाद मालविंदर सिंह माली ने कश्मीर को अलग मुल्क बता दिया। कहा कश्मीर के 2 टुकड़े करने के बाद उसके एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है और दूसरे हिस्से पर भारत ने। इसके बाद सिद्धू के एक और सलाहकार प्यारेलाल गर्ग ने कहा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह पाकिस्तान पर हमला करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए, इससे पंजाब का ही नुकसान होता है। इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू के सलाहकारों को खुद को सिर्फ सलाह देने तक सीमित रखना चाहिए। उन्हें जिन मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं है और जब यह पता ना हो कि उनके स्टेटमेंट के क्या नतीजे हो सकते हैं तो फिर चुप रहना चाहिए। हालांकि सिद्धू समझ गए इस पर मुश्किल हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने दोनों एडवाइजर को तुरंत अपने घर बुलाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सिद्धू से मुलाकात के बाद मालविंदर ने कहा उन्हें जो कहना था कह दिया, जो उन्हें सोशल मीडिया पर कहा वही उनका फाइनल वर्जन है। जो मैं कहना मेरे सोशल मीडिया ते कहा होया ओही फाइनल आ। मेरा सोशल मीडिया देखो, मेरिया पोस्टां देखो, ओही मेरा वर्शन आ। कौन की कहंदा ये उन्हां ने दसना। मैं किसी के विचारों से पाबंद नहीं लाता। मैं नहीं कहना उन्होंने ऐ कहता हो राष्ट्र। मैं कहना जो मेरे तो कोई गलती हुई होवे, किसी तो भी हुई होवे, हर एक नूं मुड़ विचारना चाहिए, संवाद चलना चाहिए। जो संवाद चलते हैं उहदे विचों साडीआं गलतियां भी सामने आउंदियां ने, ठीक पक्ष भी सामने आउंदे ने। साडा दुखांत यह असीं संवाद खत्म करता, असीं फतवेबाजी च पै गए, दूषणबाजी च पै गए। अब इस झगड़े को शांत करने के लिए पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत फिर से चंडीगढ़ जाएंगे।
हालांकि आज हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सिद्धू से बात की है। फिलहाल ये बताया गया है कि मालविंदर माली और प्यारेलाल गर्ग के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। हरीश रावत ने कहा अगर किसी ने कुछ विवादित या आपत्तिजनक बात बोली है तो जांच के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैंने जानकारी ली थी सिद्धू जी और कुछ लोगों का कहना है कि बयान को ट्विस्ट किया गया है, वो किसी और संदर्भ में कुछ और बातें कही गई थी, उसके कुछ हिस्से को लेकर के उसको आगे पीछे जोड़ करके पेश किया गया है, जो बहुधा हो जा रहा है और चुनाव के समय में बहुत संभव है और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेना भी संभव है। लेकिन एक बात मैं पार्टी की तरफ से साफ कर देना चाहता हूं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। किसी को भी इस स्टेटस पर शंका करने का कोई हक नहीं है। बयान देने की बात तो छोड़ दीजिए। मैं दोनों विषयों में, इंदिरा जी हमारी दुनिया की, विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता थी और हम सबके लिए तो माँ के समान थी। तो यदि कोई उनको लेकर के कोई बात करता है तो यदि वो बात सम्मानजनक नहीं है तो हम तो उसकी निंदा करेंगे ही करेंगे। मैं हैरान हूं कि जिसे हरीश रावत कांग्रेस की सबसे सम्मानित नेता कह रहे हैं, उन इंदिरा गांधी की शहादत पर इस तरह के मजाक को कांग्रेस ने कैसे बर्दाश्त किया? इंदिरा गांधी का अपमान करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ है जो दिखाती है, इसमें तो कोई बयानबाजी नहीं है, तोड़ मरोड़ कर रखने का सवाल नहीं है। इसी तरह कश्मीर को लेकर कांग्रेस की नीति यही रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हजारों बार कांग्रेस के नेताओं ने कश्मीर को लेकर इस संकल्प को दोहराया है, फिर कोई सलाहकार, कोई नेता कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कैसे कह सकता है और इसे कांग्रेस कैसे स्वीकार कर सकती है? जिसने बयान दिया वो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के सलाहकार हैं। उन्हें ना तो बयान बिना सोचे समझे दिया और ना वो उसको वापस लेने को तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन सवालों पर कड़ा रुख अपनाया है उसका असर जरूर होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस बात का अंदाजा तो हो गया है कि इंदिरा गांधी की शहादत का अपमान और कश्मीर की एकता पर सवाल ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं कर सकती। लेकिन यह ऐसा सवाल है जिसे सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। एक सवाल कांग्रेस की अस्मिता से जुड़ा है और दूसरा सवाल देश की एकता और अखंडता से जुड़ा है। आज दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव एक साथ नजर आए। दोनों एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और बाहर आकर दोनों ने एक जैसी बात कही और ऐसा कम देखने को मिलता है। असल में जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार की लीडरशिप में कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी समेत 10 पार्टियों के डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री ने सबकी बात ध्यान से सुनी, उन्होंने कास्ट सेंसस कराने से इनकार नहीं किया। हम लोगों की बात को प्रधानमंत्री जी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना है। 10 पार्टियों के लोग आए, सब एक साथ आए, उन्होंने समय दिया और सब लोगों ने जाति आधारित जनगणना के पक्ष में अपनी बात रखी है और बहुत ही गंभीरता पूर्वक उन्होंने सुना है और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोगों की बात जब ध्यान पूर्वक सुने तो उस पर एक निर्णय लेंगे। 2 बार आप लोग विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेज चुके हैं, उसके बावजूद ये कुछ हो नहीं पाई, इस बार कुछ उम्मीद की जाए? ये तो हम लोग प्रस्ताव तो भेजते ही हैं, लेकिन इसलिए तो फिर आकर के बात किए हैं, इसी को ध्यान में रख करके तो बात किए हैं ना। कि अभी एक वक्तव्य आ गया था एक मंत्री का कि जाति आधारित जनगणना नहीं होने वाला, इसलिए तो फिर से हम लोग सक्रिय होकर कितनी उम्मीद है सर प्रधान, इस बार कितनी उम्मीद है, कब तक कुछ उस पर बात आगे बढ़ेगी? इस पर तो हम लोगों ने अपनी बात रखी और जब ध्यान पूर्वक उन्होंने सुना है तो निश्चित रूप से इसके बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार तो उनको है। उन्होंने ये तो नहीं किया, ये तो इसको सीधे नकारा तो नहीं है, सबकी बात सुनी, तो सबकी बात सुनी है तो इस पर जरूर गौर करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार की सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर जानवरों, पेड़ पौधों की गिनती हो सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती।
हर एक पहलू, हर एक बिंदु जो है हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के सामने रख दिया है। अब प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है कि इसमें क्या करना है। इससे जो है देश के लोगों का भला होगा, गरीबों का भला होगा, और जो रियल पिक्चर जो है, एक साइंटिफिक डेटा जो होगा वो सरकार के पास जो है वो होगी। धर्म की होती है ना, हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, सिख कितने हैं, ईसाई क्यों होती है? तब जातियों की क्यों ना हो? जब कुत्तों बिल्ली की होती है, पेड़ की होती है, तो जाति को क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे भाई, तब रियल पिक्चर आएगा ना, कौन भीख मांगने वाला है, कौन ठेला चलाने वाला है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है कचरा साफ करता है, ये तभी ना पता चल पाएगा। तब ना आप डिसाइड कर पाइएगा कि किसको ओबीसी में रहना है, नहीं रहना है, किसको क्या करना है, रिजर्वेशन बढ़ाना है, घटाना है। सेंसस के बाद ना पता चला कि मुसलमान माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, नहीं तो पता ही नहीं रहता। मंडल कमीशन के बाद ना पता चला कि भाई हर देश में हजारों जातियां हैं, नहीं तो पता था क्या? मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा जातिगत जनगणना का प्रस्ताव 2 बार पास कर चुकी है। 2019 और 2020 दोनों बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन यह भी सही है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से साफ साफ इनकार कर चुकी है। पार्लियामेंट के पिछले सेशन में सरकार ने लिखित सवाल के जवाब में कहा था, जातिगत जनगणना का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसके बाद भी मांग लगातार हो रही है और मांग करने वाले डेलीगेशन में बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। मुझे लगता है कि संवेदनशील मामला है, इसके दूरगामी असर होंगे, इसलिए इस पर जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय सोच विचार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, उसके फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। कल्याण सिंह का बुलंदशहर के नरोरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह ही अलीगढ़ पहुंच गए थे और अंतिम संस्कार संपन्न होने तक पूरे वक्त मौजूद रहे। होम मिनिस्टर अमित शाह, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी समेत कई नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल्याण सिंह के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा लखनऊ, प्रयागराज, बुलंदशहर और अलीगढ़ में भी कल्याण सिंह के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि देश के कद्दावर नेता थे। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, उसकी बुनियाद रखने में, मजबूत बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। कल्याण सिंह के निधन से बीजेपी के एक युग की समाप्ति हुई है। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। अफगानिस्तान की पंजशीर वैली में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के विरोध से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान क्यों परेशान हैं? इस पर डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए चलते हैं सुरभि शर्मा के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।